नमस्ते। आहार एवं पोषण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट 2 के यूनिट 1 का पहला जो टॉपिक है उसका सी भाग मेथड ऑफ कुकिंग यानी पकाने की विधियां। अभी तक हम इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं। आज प्रस्तुत है इसका तीसरा भाग। सबसे पहले हमने जाना कि भोजन को पकाने के क्या लाभ हैं। उसके बाद में हमने जाना कि भोजन को पकाने की विधियां कौन कौन सी हैं, यानी किन माध्यम का प्रयोग करके भोजन पकाया जाता है और उसमें ऊष्मा का संचरण जो है वो किस किस प्रकार से होता है। तो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे भोजन की पकाने की विधियों को, जिसमें पहली विधि है जल अथवा वाष्प द्वारा, और इसे आर्द्र विधि भी कहा जाता है। तो जल अथवा वाष्प द्वारा पकाने में जल को अथवा जल की वाष्प को भोजन को पकाने के काम में लिया जाता है। तो इसकी पहली विधि है उबालना। आप सभी इस विधि से परिचित हैं। जब किसी भोज्य पदार्थ को उबालते हैं तो उसे एक भगोने में या पात्र में रखा जाता है और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डाला जाता है और ढक्कन लगाकर पानी को इतना गर्म किया जाता है कि वह उबलने लग जाए। जब पानी उबलने लगता है तो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं और उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। इस टेम्परेचर पर या ताप पर भोजन को पकने तक उबाला जाता है और उसके बाद में जब यह पक जाता है तो ऊष्मा से उतार लिया जाता है। इस विधि के द्वारा हम आलू उबालते हैं या चावल उबालते हैं। इसके अलावा जो भी उबालने वाले भोज्य पदार्थ हैं वो इस विधि के द्वारा पकाए जाते हैं। उबालने की विधि के कुछ लाभ हैं, वो यह कि उबालने से भोजन सॉफ्ट हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है और यह सरलतम विधि है और इसके लिए किसी कार्यकुशलता की आवश्यकता नहीं होती है या किसी विशेष यंत्र की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। भोजन जल्दी पकता है और ईंधन की बचत हो जाती है। उबालने से भोजन चारों ओर से समान रूप से पकता है और भोज्य पदार्थ के पौष्टिक तत्व जो जल है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसकी हानि यह है कि जो पौष्टिक तत्व जल के अंदर आ जाते हैं और उस जल को अगर फेंक दिया जाता है तो जो भोजन के पौष्टिक तत्व हैं वे नष्ट हो जाते हैं या उनकी हानि हो जाती है। इसलिए जिस पानी में भोजन को पकाया गया है उस पानी का उपयोग अन्य डिशेस बनाने में कर लेना चाहिए, जैसे कि सूप या सब्जियों का रसा आदि। पानी के उबलने पर आंच धीमी करना आवश्यक है। भाप के साथ साथ पौष्टिक तत्व भी अन्यथा निकल सकते हैं। खाने को अगर ढक के उबाला जाता है तो कई बार सब्जियों के रंग में परिवर्तन आ जाता है और इसके रंग फीके पड़ जाते हैं। उबालने पर भोजन के सुगंधित तत्व भी पानी में मिल जाते हैं और भोजन की प्राकृतिक सुगंध हल्की हो जाती है। यदि भोजन को निरंतर तेज तापमान पर पकाया जाता है तो भोज्य पदार्थ के अधिक गल जाने की संभावना होती है और इस वजह से यह बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है। अधिक उबालने पर यदि आप भूल जाते हैं भोज्य पदार्थ को अगर गैस पर रखकर
और धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है तो भोज्य पदार्थ के जलने की भी संभावना रहती है। तो यह थी उबालने की विधि के द्वारा भोज्य पदार्थ को पकाना। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की और उसे कहते हैं खदकना या सिमरिंग इसको कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आप सामान्यतया घर में पानी की उपस्थिति में जो सब्जियां बनाते हैं तो आप उसको धीमी आंच पर रख देते हैं और उसके बाद में उसमें सतह पर आके बुलबुले फूटते जाते हैं और खदखद की आवाज आती है। इसलिए इस विधि को खदकना या सिमरिंग कहा जाता है, क्योंकि यह धीमी आंच पर पकाया जाता है। बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़रा कम इसका टेम्परेचर या तापमान रखा जाता है और पानी की मात्रा भी बहुत अधिक नहीं होती है। बर्तन जब पकाया जाता है तो ढककर रखा जाता है और जो भोजन है वह धीरे धीरे पकता है। इस विधि के लाभ हैं कि इसमें भोजन धीरे धीरे पकता है, इसलिए उसका रंग और स्वाद नष्ट नहीं होते हैं। दूसरा लाभ है, इस विधि में पानी कम प्रयुक्त होता है, अतः उसको फेंका नहीं जाता और जो पौष्टिक तत्व हैं वह इसी पानी में रह जाते हैं और हमें उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद जो इसका तीसरा लाभ है वह है भोजन भली प्रकार से अंदर तक पकता है और तेज आंच पर अगर पकाया जाए तो अंदर से भोजन कच्चा रहने की संभावना होती है। लेकिन क्योंकि यह धीमी आंच पर पकाया जाता है इसलिए इस विधि के द्वारा भोजन अंदर तक पकता है। हानि इसकी यह है कि उबालने की अपेक्षा इसमें समय अधिक लगता है, इसलिए ईंधन की अधिक खपत होती है। अधिक समय तक यदि इसको पकाया जाए तो पोषक तत्व नष्ट होने का अंदेशा रहता है। इसके बाद में जो तीसरी विधि है उसे कहा जाता है स्टूइंग। स्टूइंग जो विधि है वह जल द्वारा पकाना और वाष्प द्वारा पकाना दोनों की मिली जुली विधि है, अर्थात इसमें भोज्य पदार्थ को आधा जल से डूबा हुआ रखा जाता है। तो जितना भाग जल से डूबा हुआ रहता है वह तो खदकने की विधि के द्वारा या उबलने की विधि के द्वारा पकता है और जो उससे ऊपर का भाग जो निकला रहता है वो अगर बर्तन को ढक दिया जाता है तो वाष्प बनती है और जो जल के ऊपर वाला जो भाग है भोज्य पदार्थ का वह वाष्प द्वारा पकता है। इस समय पैन को एक ढक्कन से पूरे समय के लिए ढक दिया जाता है और पहले पानी को उबाला जाता है और उसके बाद आंच धीमी करके तापक्रम 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है। यह जो विधि है उसके द्वारा भोजन को पकने में 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं और मांसाहारी भोज्य पदार्थ और सब्जियों को अगर दाल के साथ पकाया जाए तो इस प्रकार के भोज्य पदार्थ इसमें बनाए जाते हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी कि खदकना विधि से कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो जो खिचड़ी है और कढ़ी है यह खदकना विधि के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। स्टूइंग के द्वारा आप जो विभिन्न सब्जियां बनाते हैं जो कम पानी में बनती हैं लेकिन थोड़ी सी रसेदार होती हैं वो स्टूइंग विधि से बनाई जाती हैं। इसके लाभ हैं भोजन को बनाने के लिए क्योंकि बंद बर्तन का प्रयोग किया जाता है, अतः ये वाष्पशील जो पोषक तत्व हैं वह नष्ट नहीं होते हैं। हल्के ताप पर भोजन पकने के कारण उसके जलने की संभावना भी कम होती है। कम आंच पर पका हुआ भोजन सुपाच्य होता है और स्वादिष्ट और सुगंधित होता है और मांस के रेशे अधिक समय तक पकाए जाने के कारण अच्छी तरह से गल जाते हैं। और इसकी हानि है कि इस विधि के द्वारा पकाने पर ईंधन का बहुत अधिक खर्चा होता है और समय भी बहुत अधिक लगता है।
अब हम बात करते हैं वाष्प द्वारा भोजन को पकाने की विधियों के बारे में। तो इसमें जल की बजाय जल से बनने वाली जो वाष्प है या भाप है उसको पकाने के लिए काम में लिया जाता है। और आप जानते हैं कि इडली, खमन, मोमोज आदि जो भोज्य पदार्थ हैं वो वाष्प द्वारा इनमें कुकिंग की जाती है। और वाष्प बनाने के लिए पहले एक पात्र में पानी भर दिया जाता है और उसको उबलते हुए टेम्परेचर तक लाया जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जब वाष्प बनने लग जाती है तो इसके ऊपर, जल के ऊपर एक और पात्र रख दिया जाता है जो जालीदार होता है, जिसके अंदर से भाप क्रॉस हो सकती है। और उस पात्र के अंदर या जालीदार पात्र के अंदर, जरूरी नहीं है कि वह जालीदार हो, आवश्यकता अनुसार वह बिना जालीदार भी हो सकता है, लेकिन यह पानी के ऊपर रखा जाता है, यह पानी को छूता नहीं है। और सिर्फ इस पानी से बनने वाली वाष्प ही इस पात्र के संपर्क में आती है और भोजन जो है वो वाष्प के संपर्क में आकर ऊष्मा ग्रहण करता है और पक जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इडली, खमन, इस तरह से जो अरबी के पत्ते बनाए जाते हैं बेसन लगाकर, वह भी इसी से बनाए जाते हैं। और खांड भी इसी विधि से बनाई जाती है। इसके अलावा जो कुछ अंकुरित दालें हैं वे भी भाप में पका के खाए जा सकते हैं। सब्जियां भाप में पकाकर खाई जा सकती हैं। ये सारी जो सामग्री है उन्हें वाष्प द्वारा पकाकर बनाया जाता है। वाष्प द्वारा पकाने के लाभ हैं, यह भोजन की इसमें पौष्टिकता कम से कम नष्ट होती है और इस विधि से पके हुए भोज्य पदार्थ अधिक सुपाच्य होते हैं। और क्योंकि इसमें तेल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये बहुत अधिक गरिष्ठ भी नहीं होते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। खाने के जलने की संभावना नहीं होती है। अगर नीचे पैंदे का पानी खत्म हो जाए तब जरूर भोजन जल सकता है, अन्यथा भाप से कभी भी भोजन जलता नहीं है और बना हुआ भोजन हल्का और स्पंजी हो जाता है। इसकी हानि यह है कि कुछ भोज्य पदार्थ बनाने के लिए, जैसे ढोकले और इडली, विशिष्ट प्रकार के बर्तनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से स्टीमिंग के द्वारा भोजन को पकाया जाता है। और अब हम बात करते हैं प्रेशर कुकिंग की। प्रेशर कुकिंग में भी भोजन को वाष्प के द्वारा पकाया जाता है, परंतु साथ ही साथ इसके ऊपर दाब का भी प्रयोग किया जाता है। तो दाब और ताप के प्रभाव से भोजन बहुत जल्दी पक जाता है। और प्रेशर कुकिंग के लिए एक यंत्र, जिसे कि प्रेशर कुकर कहा जाता है, वह काम में लिया जाता है। और इसकी बनावट इस प्रकार से होती है कि अंदर की भाप बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही अंदर रहकर उसका प्रेशर डेवलप हो जाता है। अतः कुकिंग के प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी का टेम्परेचर होता है वह 100 डिग्री से भी ऊपर हो सकता है, इसलिए भोजन बनाने में और भी कम समय लगता है। और जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता जाता है, पकने में लगने वाला समय और कम होता जाता है। लेकिन सामान्यतया प्रेशर कुकिंग के करते समय तापक्रम 120 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ाया जाता, नहीं तो ज़्यादा दाब के कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कुकर के ढक्कन पर एक वाल्व होता है, वह ऊपर उठकर इस अतिरिक्त भाप को या दबाव को कम कर देता है और पुनः नीचे हो जाता है। कभी किसी कारण से और अगर इसमें दाब बढ़ जाता है और ये जो इसका वाल्व है वो खुल नहीं पाता है, तो एक सेफ्टी वाल्व और लगाया जाता है। तो बहुत अधिक दाब
उसके अंदर प्रेशर कुकर के अंदर डेवलप होने पर वह खुल जाता है और प्रेशर कुकर का पूरा दाब बाहर निकल जाता है। तो यह कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो प्रेशर कुकर के निर्माण के समय ध्यान में रखे जाते हैं। लाभ इसका यह है कि भोजन जल्दी पकता है, इसलिए ईंधन और समय की बचत हो जाती है। पौष्टिक तत्व, क्योंकि समय कम लगता है अतः कम मात्रा में नष्ट होते हैं। खाने की सुगंध कुकर के अंदर ही रहती है, इसलिए नष्ट नहीं होती है। खाना भली प्रकार से पक जाता है और कड़े भोज्य पदार्थ जैसे राजमा, चने और मांस आदि अच्छी तरह से पक जाते हैं, गल जाते हैं आसानी से। और भोज्य पदार्थ सामान्यतया गलते और चिपकते नहीं हैं और इसमें एक साथ 3-4 चीजें भी पकाई जा सकती हैं अलग अलग डब्बों में एक स्टैंड के ऊपर लगाकर, तो समय की और भी अधिक बचत हो जाती है। इसकी हानि यह है कि प्रेशर कुकिंग अधिक समय तक किया जाए तो खाना बहुत ज़्यादा भी गल सकता है और एक साथ कई प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने से सबकी सुगंध एक दूसरे में मिल जाती है और यदि इस यंत्र को अच्छी तरह से प्रयोग में नहीं लिया जाए या उसकी साफ सफाई भली भांति नहीं की जाए तो दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज बताया कि जल या वाष्प के प्रयोग से भोजन की पकाने की विधियां कौन कौन सी है और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भोजन को पकाने की शुष्क विधियां, जिसमें हम पढ़ेंगे हवा के द्वारा भोजन को पकाना। अब मैं आपकी इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद।